Welcome to lecture number 5. In this lecture we will see the maximum examples based on Bayes theorem. Fine. So Bayes theorem we have discussed in lecture number 4. अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो एक बार उसको जाकर आप ज़रूर देखें. अब यहाँ पर हम कुछ examples डिस्कस करेंगे. See here the one example I have taken. यहाँ पर क्या है, 3 bags हैं, ठीक है. कंटेन्स, हर बैग के अंदर कुछ नंबर ऑफ़ बॉल्स गिवन हैं. जैसे यहाँ पर देखो, बैग B1, B2 एंड B3. इसको ध्यान से समझने के लिए मैंने इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. मैंने बैग B1 लिया, बैग B2 और बैग B3, ठीक है. अब बैग B1, B2, B3 लेने के बाद फर्स्ट बैग के अंदर 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है. तो एज यू कैन सी हियर इन द बैग B1 देयर इज इन 6 रेड बॉल्स and 4 black balls. In bag 2 there is in 2 red ball and 6 black, and similarly 1 red and 8 black balls are here. Fine. After taking the ball, अब देखो, ये सपोज़ कर लो अगर हम इसमें बेस थ्योरम को फिट कर रहे हैं तो बेस थ्योरम कैसे है, एक सैम्पल स्पेस है. मतलब कि एक किसी क्लास के अंदर आप ऐसे कंसीडर करो कि वहाँ पर 3 बैग्स रखे हुए हैं. तीनों बैग के अंदर ब्लैक और रेड कलर की बॉल्स हैं. अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. 3 बैग जो हैं वो सेपरेट हैं. तो ये इवेंट्स कैसे हो गए, इंडिविजुअल, या आप ये कह सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक ऐसी कॉमन इवेंट है जो तीनों के साथ हो रही है. वो कैसे, अ बैग इज़ सिलेक्टेड. फाइन. अ बैग इज़ चूजन एंड अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम दी बैग. अब हम एक रैंडमली एक बैग उठाते हैं और उस बैग में से हम रेड कलर की बॉल को निकालते हैं. इफ़ द ड्रॉन बॉल इज़ रेड. अब देखो इसमें ये इन्फॉर्मेशन भी इसने दे दी है कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं वो रेड कलर की है, ठीक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग B1. अब हमें क्या करना है, किसी पर्टिकुलर की प्रोबेबिलिटी को निकालना है. अब यहाँ देखो, इनके बीच में अगर आपने बेस थ्योरम लेक्चर नंबर 4 ध्यान से समझा है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर एक कॉमन इवेंट होती है जो तीनों के साथ हो रही है. तो यहाँ कॉमन इवेंट हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्टिंग अ रेड बॉल. ई हमारा जो इवेंट हो जाएगा रेड बॉल. अब देखो ये कॉमन इवेंट कैसे है, क्योंकि ये रेड बॉल जो है तीनों में से किसी भी बैग में से निकल सकती है, ठीक है. मतलब कि रेड बॉल तीनों में है, इसलिए ये कॉमन इवेंट होगी सेलेक्टिंग अ रेड बॉल. अब इसके बाद में हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेलेक्ट द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग B1. अब अगर हम यहाँ पर बेस थ्योरम को लगाते हैं तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, हमने एक बॉल निकाली. बॉल कैसी थी, रेड कलर की. तो हम यहाँ पर ई जो है कंसीडर करेंगे, ड्रॉन बॉल इज़ रेड. पहले हम इवेंट सेट कर लेते हैं कि ई इवेंट हमारा क्या है. तो ई इवेंट क्या है, एक बॉल निकाला है और वो बॉल कैसा है, रेड कलर का. मतलब ई इवेंट पहले हो चुका है. इसके बाद में हमें क्या चेक करना है कि दैट बॉल वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम बैग B1. अब B1 को मैंने क्या नाम दे दिया है, E1 इवेंट. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इवेंट्स को. तो B1 बैग को मैंने नाम रिप्रेजेंट किया है E1 से, और B2 बैग को रिप्रेजेंट किया है E2 से, और B3 बैग को मैंने E3 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक. ई क्या है, वो कॉमन इवेंट है जो तीनों बैग के साथ में हो सकती है. मतलब रेड बॉल जो है वो B1, B2, B3 में से किसी से भी निकल सकती है. बट हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, ये वाली. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है. अब देखो ये दिस इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की है लेक्चर नंबर 2 में. अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 को आप एक बार देखो. यहाँ देखो हम इसका पहले फॉर्मूला फॉर्म करते हैं. तो क्या होगा, आपको मैंने बताया है कि जो न्यूमरेटर का इवेंट है और डिनोमिनेटर का, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम कैलकुलेट करते हैं इंटरसेक्शन एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी. जो डिनोमिनेटर में होता है हम उसको ले लेते हैं, ठीक है. अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ठीक. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला है, लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया है. अगर मैं सीधे डायरेक्टली बेस थ्योरम इसमें लगाना चाहूँ तो मैं वो भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमें डायरेक्टली निकालना है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाऊंगी इस न्यूमरेटर में. तो क्या हो जाएगा, इवन इवेंट आ जाएगी पहले,
और यहाँ हो जाएगा E1 अपॉन में आ गया और E। अब यहाँ नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं हमारे पास में, देखो 1, 2 और 3, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, E1 P ऑफ E1 E प्लस P E2 P ऑफ E2 E प्लस P E3 और यहाँ हो जाएगा E3 E। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगी जब E बॉल, जो रेड बॉल हमने निकाली है, वो कहाँ से आ रही है, बैग B1 में से, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होंगी। अब हमें क्या करना है, इन डेटा में से वैल्यूज़ किसकी चाहिए, हम डेटा में से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो P1 की और इसकी। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ़ बैग्स कितने दिए हुए हैं, 3 बैग्स दिए हुए हैं। तो किसी एक बैग के सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक। मतलब B1 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, B2 बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, या फिर B3 को सिलेक्ट करते हो। 3 में से हम किसी एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास हमें सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 1/3 तीनों के लिए हो जाएगी। अब हम चलते हैं, हमें क्या चाहिए, E1 इवेंट हो रहा है और E, ठीक है। मतलब पहले कौन सी इवेंट हो रही है, E1 का मतलब क्या हो गया कि बैग B1 में रेड बॉल्स कितनी हैं। तो बैग B1 के अंदर हम रेड बॉल्स को चेक करते हैं। रेड बॉल देखो कितनी है हमारे पास में, 6। टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स यहाँ पर कितनी है हमारे पास, रेड और ब्लैक को मिलाकर, वो है हमारे पास 10। यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ़ B2 बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स हमारे पास में कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर 6 + 2 8 है। और यहाँ हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 9, ठीक। अब देखो इसका क्या मीनिंग होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E, मतलब E1 मतलब बैग B1, मतलब फर्स्ट बैग के अंदर हमें E इवेंट के होने के पॉसिबल केसेस कितने हैं। तो E इवेंट क्या है हमारा, रेड गेटिंग एंड रेड बॉल। तो इसमें से कितना आएगा, 6 बॉल्स है हमारे पास, उसमें से हमने 1 निकाला और टोटल कितनी है, 10। 6/10 मैंने कैसे लिया, एक्चुअली 6 में से हम 1 सेलेक्ट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल केसेस, उस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर 6/10 लिया है, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हमें चाहिए E2 E। अब मतलब अगर हम बैग 2 को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें से रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास में क्या निकल कर आ जाएगी, तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास में निकल कर आएगी वो कितनी है, यहाँ पर आप देखो हमारे पास 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। 2 रेड बॉल्स हैं हमारे पास में, और उसमें से हम 1 बॉल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और टोटल कितनी है, 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/8, ठीक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले को देखते हैं। भाई यहाँ पर एक ही रेड बॉल है, तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे P E3 E, इसका मतलब ये है E3 मतलब बैग B3, उसमें से रेड बॉल, E क्या है इवेंट, रेड बॉल हमारे पास एक ही है, तो 1C1 होगा, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास 9C1। तो ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हमें कितनी मिल जाएगी, 1/9, एज यू कैन सी इट हियर, ठीक। अब जो डिनोमिनेटर था P ऑफ E, इसको मैंने ओपन करके ये फार्मूला बनाया था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हम PE1 की वैल्यू देखते हैं, ये कितनी है हमारे पास, 1/3, उसको मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। फिर P ऑफ E अपॉन E1, ये मेरे पास में कितनी आई थी, 3/, यहाँ मैंने इसको मेरे पास में जो वैल्यू थी 6/10 थी, इसको मैंने जब कैंसिल किया तो ये हो गया 3/5। तो ये देखो 3/5 लिख दिया है ये वैल्यू। PE2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3। अब यहाँ देखो PE अपॉन E2, ये वैल्यू कितनी थी, 2/8, ये हमारे पास था 2/8, इसको मैंने कैंसिल किया तो 1/4 हो गया, यहाँ देखो 1/4 आ गया। फिर PE3, अगेन PE3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3। अब ये वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1/9, तो ये देखो 1/9 रख दिया। अब मैंने डिनोमिनेटर को पूरा कैलकुलेट किया, सो दैट इज़ 173। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज़ इक्वल्स टू 173/540। अब मुझे क्वेश्चन में एक्चुअली प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी,
मतलब कि बैग B1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला फार्मूला जो अभी हमने लिखा था। अब हम यहाँ पर P ऑफ E1, तो इसको जब मैंने ओपन किया था तो आप देखो न्यूमरेटर में मुझे क्या मिला था, है ना। तो ये हमारे पास में न्यूमरेटर कैसे हमारे पास में फॉर्म होगा, तो इसका फार्मूला एक बार हम देखते हैं क्या हो जाएगा। E1 डॉट P ऑफ E1 E, ठीक। डिनोमिनेटर में P ऑफ E, वो अभी हमने ये पूरा कंबाइन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी वैल्यू रखते हैं, कितनी है 1/3। E अपॉन E1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में कितनी आई थी 3/5। डिनोमिनेटर अभी हमने कैलकुलेट किया है 173 अपॉन 540। इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 108 अपॉन 173 एंड दैट विल बी अवर आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 3 फैक्ट्रीज A, B एंड C, ठीक। अब यहाँ पर क्या है 30%, 50% एंड 20% प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन आइटम। आउट ऑफ देयर प्रोडक्शन 8, 5 एंड 10 ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 3 फैक्ट्रीज़ हैं, फाइन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे इजीली हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले A, B एंड C 3 फैक्ट्रीज़ जो है यहाँ फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हो गई A फैक्ट्री, ये हो गई B और ये हो गई C। अब यहाँ क्या बोला है, डज 30%, 50%, 20% प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन आइटम। मतलब कि A के लिए है 30%, तो 30% को हम परसेंट का साइन हटा के हम इसको लिख लेते हैं 30 अपॉन 100, ठीक है। B के लिए हमें दिया है 50 अपॉन 100 और 20 के लिए दिया है 20 अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या बोला है कि इनमें से जो भी हमारा प्रोडक्शन है 30, 50 एंड 20%, उसमें से 8%, 5% एंड 10% प्रोडक्ट्स आर डिफेक्टिव। अब देखो A, B और C तीनों के प्रोडक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ तीनों जो है कैसी हो गई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई। तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं E1, इसको कंसीडर कर लेते हैं इवेंट E2 और इसको कंसीडर कर लेते हैं इवेंट E3, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों के साथ में एक कॉमन इवेंट क्या हो रही है, गेटिंग एन डिफेक्टिव आइटम। तो आप इसको E से या D से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉमन इवेंट है सो गेटिंग डिफेक्टिव आइटम, ठीक है। अब डिफेक्टिव आइटम के लिए इन्होंने परसेंटेज हमें दिया हुआ है। वो परसेंटेज हमारे पास में कितना दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं हम। परसेंटेज हमें दिया है 8%, 5% एंड 10%। मतलब A में से 8% डिफेक्टिव है, B में से हमारे पास में 5% डिफेक्टिव है और C में से हमारे पास में 10% डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। आगे चलते हैं। आइटम प्रोड्यूस्ड आर डिफेक्टिव रिस्पेक्टिवली। एन आइटम इज़ परचेज्ड एंड इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री A। अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव निकला, अभी ये पता चल गया कि वो डिफेक्टिव है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी निकलनी है। देखो अब हम फार्मूला फॉर्म करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक प्रोडक्ट देखा वो कैसा है, डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव पहले इवेंट हो चुका है। अब इसके हमें किस में से देखना है, फैक्ट्री A में से। A को हमने क्या दिया है, E1 नाम दिया है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक। अब चलो इसका बेस थ्योरम का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे भाई, जो भी दो इवेंट हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और इनका इंटरसेक्शन आप लिख लोगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो भी आपके पास में टर्म है वो डिनोमिनेटर ऑफ D आ जाएगा। D मतलब क्या हो गई, कॉमन इवेंट हो गई, ठीक। अब अगर हम डिनोमिनेटर को ओपन करें, जैसे P ऑफ D को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास क्या क्या बनेगा यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर जो टर्म है, ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है हमारे पास में, E1 इंटरसेक्शन D, मतलब ये कॉमन एरिया है ना,
E1 और D का कॉमन एरिया है ये। तो अगर सिर्फ इतने सेक्शन की हम बात करें तो हमारे पास में आ रहा है P E1 इंटरसेक्शन विथ D प्लस, अब अगर हम बीच वाले की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, P E2 इंटरसेक्शन विथ D। फिर हम बात करते हैं P E3 इंटरसेक्शन विथ D। अगर हम इन तीनों सेक्शन का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D मिल जाएगी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ D तो मिल जाएगी, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगा के इसको ओपन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास E1 और यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 D। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई तो ये स्टेप आ गई। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगी हमारे पास में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 D। थर्ड वाले सेक्शन में लगा लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 D। ठीक है, ओके। अब ये हमें क्या चाहिए, ये वैल्यूज़ हमें कलेक्ट करनी है। अब ये वैल्यूज़ कैसे कलेक्ट होगी, तो देखो सबसे पहले हम इवेंट सेट कर लेते हैं। E1 आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A, E2 आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B एंड आइटम इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मशीन C। कॉमन इवेंट क्या है यहाँ पर कि परचेस्ड आइटम इज़ डिफेक्टिव, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि E1 इवेंट के अंदर, मतलब ये ऑलरेडी हमें D/E1 गिवन है, तो 8% है, तो हमने क्या ले लिया है 8/100। ठीक, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने फाइंड आउट की थी, बट यहाँ ऑलरेडी गिवन है। इसके लिए जो हमारे पास जो B मशीन है उसके लिए 5/100 और जो C मशीन है इसके लिए 10/100, राइट। अब देखो हमारे पास में परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट के लिए 30%, 50% है, हमारे पास 20% गिवन है। हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ले जाकर इस फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर लेंगे, राइट। इंसर्ट किया 24/69। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो इसने बोला था मशीन A, अगर सपोज़ करो ये कह देता है मशीन B में से प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो यहाँ पर मशीन B में से निकालना है, मतलब पहले डिफेक्टिव हुआ, यहाँ मशीन B को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं E2 से। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E2 इंटरसेक्शन विथ D, डिनोमिनेटर में P ऑफ E। तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहने वाला है, यही वाला होगा, क्योंकि ये तीनों के लिए कॉमन होगा, किसी भी मशीन का प्रोडक्ट हो। न्यूमरेटर में सिर्फ हमारा न्यूमरेटर बदलेगा। अब अगर मैं न्यूमरेटर को ओपन करती हूँ तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 D और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर मान लो कहता है कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी वी आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट एंड दैट प्रोडक्ट इज सेलेक्ट मेड बाय द मशीन C, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बाय D। सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर हमारा वही आ जाएगा और न्यूमरेटर हो जाएगा P ऑफ E3 इंटरसेक्शन D, राइट। तो यहाँ देखो सिमिलरली अगर हमसे तीनों के लिए भी पूछ लेता है तो हम इस तरीके से इसके न्यूमरेटर को चेंज करके और डिनोमिनेटर सेम ही होगा, हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू वॉचिंग दिस लेक्चर।